हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बेटे आप लोगों का ऑर्गेनिक का लास्ट यूनिट रहेगा और बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा कार्बोहाइड्रेट्स। देखो भाई बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो, बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे? कोई भी लिविंग सिस्टम है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए जिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है उनको बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको उनके फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए जिन भी मॉलिक्यूल्स की, जिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है उनको बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोगों को जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को पढ़ने हैं? सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है बेटे कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आप लोगों को पढ़ने होते हैं प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आप लोग पढ़ोगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद आप लोगों को पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स के बाद आप लोग पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना। और विटामिन्स वगैरह आप लोगों के सिलेबस से कट गया है बेटे। ये तीन चीज़ें ही आप लोगों को डिटेल में पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, प्रोटीन्स डिटेल में पढ़ने हैं और न्यूक्लिक एसिड्स को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से। लो भाई, कार्बोहाइड्रेट देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताता हूँ बेटे क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है? मैं कंप्लीट चीज़ें नहीं लिखने वाला बोर्ड पे, क्योंकि आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करवा चुका बायोमोलिक्यूल्स के। आप पीडीएफ में आप लोगों के पास भेज चुका, आप वहाँ से प्रिंट निकलवाओ और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे समझते जाओ ध्यान से। तो बोर्ड पे सारी चीज़ें मैं प्रॉपर मतलब सारी चीज़ें मैं डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को लिखने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ समझाने पे यहाँ पे ज़्यादा जोर रखूँगा, क्योंकि नोट्स वगैरह सब आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो देखो ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी बोल देता हूँ इनको मैं, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का मतलब क्या है? पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब कौन से ग्रुप रहेंगे? OH ग्रुप रहेंगे, और एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेंगे। और क्या रहेगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा। यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, और कौन सा ग्रुप रहेगा? कीटोनिक ग्रुप रहेगा। और क्या रहेगा? कीटोनिक ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ। ग्लूकोज एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का, और जिसको आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ना है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज वगैरह को सब आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला जैसे कि आप लोग जानते हो क्या होता है? C6H12O6 होता है। बच्चों आप लोग जानते हो सारे के सारे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अभी मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। C डबल बॉन्ड OH, इधर होता है HOH, इधर आता है OH, इधर रहेगा HOH। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ को, एक मिनट रुको। लो जी, ग्लूकोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H12O6। तो C डबल बॉन्ड OH, सेकंड कार्बन पे क्या रहेगा? HOH, थर्ड कार्बन पे रहता है बेटे OHH, फोर्थ कार्बन पे रहेगा HOH, फिफ्थ कार्बन HOH एंड सिक्स्थ कार्बन इज CH2OH। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। सब आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा मैं कि ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे लिखी गई। ओपन चेन स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको ग्लूकोज की, और इसका नाम रहता है D+ ग्लूकोज। क्या है ये? D+ ग्लूकोज है। अब D का क्या मतलब है, प्लस का क्या मतलब है सर, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को कि ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स है,
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर, बिल्कुल है। हाइड्रोक्सी ग्रुप है बहुत सारे, बिल्कुल हैं। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब जैसे मैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर लिखूंगा तो फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप आता है और बहुत सारे OH ग्रुप आते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। उनको बोला जाता है बेटे कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर मैं पढ़ता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, कि कार्बोहाइड्रेट को मैं कितनी कैटेगरीज में बांट सकता हूँ। कार्बोहाइड्रेट को बांटा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बांटा जा सकता है बेटे 3 कैटेगरीज में हम लोग बात करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। देखो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं, पहली कैटेगरी आती है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। दूसरी कैटेगरी आती है ओलिगोसैकेराइड्स और थर्ड कैटेगरी आती है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, जिनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, जो फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे हाइड्रोलिसिस करने पे, उनको बोला जाएगा मोनोसैकेराइड्स। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। सिंपल सी डेफिनेशन है, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, फर्दर हम अगर उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे, तो उनको बोला जाएगा मोनोसैकेराइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज है और क्या है, फ्रक्टोज है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वो इसके एग्जांपल में आते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6। जानते हो आप लोग, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है, दोनों की स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे, जिन कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, मोनोसैकेराइड्स के, मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं हाइड्रोलिसिस करने पे, जिन कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, उनको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में आगे फर्दर कैटेगरीज हो जाती हैं, जैसे डाइसैकेराइड हो गया, जैसे हो गया डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। ठीक है, अब अगर मैं डाइसैकेराइड की बात करता हूं तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड के। डाइसैकेराइड का अगर देखो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसैकेराइड के। अगर ट्राइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसैकेराइड के। टेट्रासैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसैकेराइड के। अब डाइसैकेराइड की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात कर लिया यहाँ पे सुक्रोज ले लो आप, सुक्रोज ले लिया। अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है भाई, फ्रक्टोज का। तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके एग्जांपल हैं, मोनोसैकेराइड्स के। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है, फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। तो अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा और दूसरा मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, फ्रक्टोज का मिलेगा। तो जिन ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल मिले मोनोसैकेराइड्स के, तो उनको बोला जाएगा डाइसैकेराइड। ऐसे जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे 3 मिलेंगे उनको क्या बोला जाएगा, ट्राइसैकेराइड। ठीक है, ऐसे ही टेट्रासैकेराइड और पेंटासैकेराइड हो जाएंगे। तो 2 से 10 तक जब मोनोसैकेराइड हम लोगों को मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं हाइड्रोलिसिस करने पे, तो उनको ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरीज में रख दिया जाता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटे पॉलीसैकेराइड्स की। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के।
पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोगों को 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसेकेराइड के। 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे, वो सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स में काउंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उनको बोला जाएगा पॉलीसेकेराइड्स। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टार्च की। अगर मैं स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मेरे को n मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के, C6H12O6। ठीक है जी बच्चों, तो स्टार्च कौन सी कैटेगरी में काउंट हो जाएगा? स्टार्च काउंट हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड में। तो n मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ग्लूकोज के। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आगे बढ़ते हैं। देखो शुगर और नॉन शुगर की डेफिनेशन आती है बेटे इसमें। शुगर क्या होते हैं? शुगर वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्वीट होते हैं टेस्ट में। बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्वीट होते हैं टेस्ट में और वाटर में सॉल्युबल होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। और कैसे होंगे? क्रिस्टलाइन होंगे। शुगर और नॉन शुगर की डेफिनेशन आ जाती है कई बार पेपर में। देखो शुगर कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होते हैं, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट के अंदर डिटेल में पढ़ा चुका। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये कौन से होंगे बेटे? ये होंगे एमोर्फस सॉलिड्स। These are amorphous solids। ठीक है जी, क्रिस्टलाइन। और ये कैसे होंगे? स्वीट इन टेस्ट। ये होंगे स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये स्वीट नहीं होते वही टेस्ट में, नॉट स्वीट इन टेस्ट। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। और ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये है शुगर और नॉन शुगर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स में। बेटे हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है मोनोसेकेराइड्स में। मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उनको डिटेल में पढ़ना है। देखो बताता हूं क्या है। मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहता है? C6H12O6। लो जी, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ना है, इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसकी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर को भी पढ़ना है। तो लो भाई बच्चों, शुरू कर रहे हैं हम लोग ग्लूकोज की सबसे पहले प्रिपरेशन से। इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है? प्रिपरेशन में आप लोगों को बता चुका। आप एक काम करो, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दो। सुक्रोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, उसके अंदर अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूँ तो ये टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और किस में टूट जाता है? फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस करने के बाद इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल C6H12O6। लो जी, ये प्रिपरेशन रिएक्शन हो गई आपकी ग्लूकोज की। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इसकी स्ट्रक्चर की, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं बेटे मैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं सबसे पहले। लो, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखो कैसे लिखी जाती है। ओपन चेन स्ट्रक्चर यूं लिखी जाती है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बन HOH, थर्ड कार्बन OH, फोर्थ कार्बन HOH, फिफ्थ कार्बन HOH और सिक्स्थ कार्बन CH2OH। देखो जरा ध्यान से है क्या। पहला कार्बन है एल्डिहाइडिक कार्बन, बेटे याद रखना। फर्स्ट कार्बन आप लोगों को, फर्स्ट कार्बन पे जो ग्रुप आप लोगों को लिखना है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप लिखना है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी। सेकेंड कार्बन पे OH को रखना है राइट साइड में
H को रखना है लेफ्ट साइड में, सेकंड कार्बन पे OH को रखना है राइट में और H को रखना है लेफ्ट साइड में। थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज करनी है, थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज करनी है। OH जाएगा लेफ्ट में, H जाएगा राइट में। फोर्थ पे सेम रहेगी HOH, फिफ्थ पे सेम रहेगी HOH। जो सेकंड पे पोजीशन है HOH की वही सेम पोजीशन फोर्थ पे और वही सेम पोजीशन फिफ्थ पे। थर्ड कार्बन पे पोजीशन को चेंज करना है, याद रखना थर्ड पे पोजीशन को चेंज करना है। OH जाएगा लेफ्ट में और H कहाँ जाएगा राइट में। और सिक्स्थ जो कार्बन है वो है एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH। सिक्स्थ जो कार्बन है वो एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH। ठीक है, तो ये हो गई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो मैं इसको बोल दूं बच्चों, मैं इसको बोल दूं सिर्फ ग्लूकोज या फिर D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज। अब ये D का क्या सीन है यहाँ पे, D का क्या मतलब है पहले ये बताता हूँ। इसको मैं D ग्लूकोज लिख रहा हूँ, अभी इसको मैं फिलहाल D ग्लूकोज ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा, प्लस नहीं लगा रहा मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूँ D ग्लूकोज। देखो D ग्लूकोज का क्या चक्कर है, इसको D ग्लूकोज क्यों बोला जा रहा है। जो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन को देखो ध्यान से, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप जाता है राइट में, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप जाता है राइट में तो उसको बोला जाएगा D ग्लूकोज। क्या बोला जाएगा, D ग्लूकोज। अगर लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पे OH जा रहा है राइट में तो बोला जाएगा D ग्लूकोज। अगर लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पे OH जा रहा है लेफ्ट में, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पे OH जा रहा है लेफ्ट में तो उसको बोला जाएगा L ग्लूकोज। तो उसको क्या बोलूंगा, L ग्लूकोज। L कब बोला जाएगा, अभी ये L नहीं है, अभी ये D है। आप लोगों के जो सामने लिखा हुआ है ये D ग्लूकोज लिखा हुआ है। L ग्लूकोज कब होगा, अगर लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पे OH कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, तो उसको L ग्लूकोज बोलूंगा। तो D और L नोटेशन का मीनिंग ये है। कैपिटल D एंड कैपिटल L नोटेशन का मीनिंग क्या है, ये बताता है OH ग्रुप की पोजीशन को, ये बताता है OH ग्रुप की पोजीशन को कहाँ पे, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अगर राइट में है तो D ग्लूकोज बोलूंगा और अगर OH ग्रुप लेफ्ट में है तो उसको L ग्लूकोज बोला जाएगा। ठीक है जी बच्चों, ये है D ग्लूकोज और L ग्लूकोज की कहानी। अब मैं बता रहा हूं कि प्लस और माइनस साइन का क्या मीनिंग है। प्लस और माइनस साइन क्या बताता है, देखो मैंने लिख दिया D प्लस ग्लूकोज, मैं लिख रहा हूं D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज का क्या मीनिंग है, देखो ध्यान से। लो भाई, प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस, यहां जो प्लस साइन लगाया मैंने उसका क्या मीनिंग है। प्लस का मीनिंग होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर मैं लिख देता D माइनस ग्लूकोज, अगर मैं लिखता होता D माइनस ग्लूकोज तो D माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस का मीनिंग है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो माइनस का मीनिंग है लीवो रोटेटरी और प्लस का मीनिंग क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को जब इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन को मैं ट्यूब के अंदर भरूंगा और वहां से जब मैं प्लेन पोलराइज लाइट को पास करूंगा, प्लेन पोलराइज लाइट को जब मैं पास करूंगा तो अगर वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो सॉल्यूशन हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो सॉल्यूशन हो जाएगा लीवो रोटेटरी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक लाइट आ रही है और ये है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट कैसे होगी, जिस लाइट की वाइब्रेशन एक ही प्लेन में रहेंगी, सिंगल प्लेन में जिस लाइट की वाइब्रेशंस रहेंगी उसको बोला जाएगा प्लेन पोलराइज लाइट। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब मैं किसी सॉल्यूशन से पास करूंगा, ग्लूकोज के सॉल्यूशन से, हम नहीं जानते कि ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो है या लीवो रोटेटरी है, वो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने कोई D ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया, D ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा और लाइट इससे पास की। लाइट अगर इससे पास होने के बाद लेफ्ट साइड में घूम जाती है, सीधी आ रही थी, अगर इससे पास होने के बाद लेफ्ट साइड में घूम जाती है, लाइट उस ग्लूकोज सॉल्यूशन से पास होने के बाद अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर जाती है, लेफ्ट में रोटेट कर जाती है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, सॉल्यूशन हो जाएगा लीवो रोटेटरी। तो जो ये सॉल्यूशन हमने ग्लूकोज का इसके अंदर लिया हुआ है वो होगा लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो ग्लूकोज का नाम क्या लिखा जाएगा, D माइनस ग्लूकोज, वो क्या हो जाएगा D माइनस ग्लूकोज।
ऐसे भी लिख देते हैं डी माइन, देखो ये हाइफन है, बाहर बाहर जो लगाया वो हाइफन है, अंदर जो लगाया वो माइनस साइन है, तो डी ग्लूकोज सॉरी डी एल ग्लूकोज भी लिख देता हूं। लीवोरोटेटरी के लिए ना स्मॉल एल भी यूज कर सकते हैं। लीवोरोटेटरी के लिए आप माइनस साइन यूज करो या स्मॉल एल यूज करो, वो एक ही बात है। लेकिन चक्कर ये हो जाता है कि डी एल वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, माइनस साइन ही यूज करते हैं। तो लीवोरोटेटरी के लिए चाहे माइनस साइन यूज करो या स्मॉल एल यूज करो, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देगा तो लीवोरोटेटरी है, और अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देगा, प्लेन पोलराइज लाइट सॉल्यूशन से पास होने के बाद अगर राइट में रोटेट होगी किसी एंगल से, सीधी जानी थी, किसी एंगल से अगर लेफ्ट में रोटेट हो गई तो लीवोरोटेटरी, और किसी एंगल से अगर वो राइट में रोटेट हो गई तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। तो अगर डी ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास होने के बाद वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देता है तो सॉल्यूशन हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो हो जाएगा। तो उसको कैसे दिखाया जाएगा, डी प्लस ग्लूकोज से। कैसे दिखाया जाएगा, डी प्लस ग्लूकोज से, या डी स्मॉल डी ग्लूकोज, स्मॉल डी, प्लस की जगह मैं स्मॉल डी भी यूज कर सकता हूं, प्लस की जगह मैं स्मॉल डी भी यूज कर सकता हूं। तो स्मॉल एल या स्मॉल डी का मीनिंग क्या है, स्मॉल एल इंडिकेट कर रहा है लीवोरोटेटरी को, और स्मॉल डी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो को, और माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, लीवोरोटेटरी को, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या है और लीवो रोटेशन क्या है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सॉल्यूशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो भाई आगे पढ़ते हैं अब। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद इसके कुछ एक एविडेंस है इन फेवर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इन फेवर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो जरा, लो भाई ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। कैसे लिखा जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बन एच ओ एच, हाँ जी, थर्ड कार्बन क्या आएगा बच्चों, ओ एच एच, फोर्थ कार्बन एच ओ एच, फिफ्थ कार्बन एच ओ एच, एंड द सिक्स्थ कार्बन इज CH2OH। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, और मैं बोलता हूं ये मैंने लिख दिया डी प्लस ग्लूकोज। क्या लिख दिया, डी प्लस ग्लूकोज। अब जो आपके नोट्स के अंदर एविडेंस दिए हैं इन फेवर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, पहला एविडेंस दिया हुआ है कि जब मैं इस ग्लूकोज की रिएक्शन करवाता हूं NH2OH के साथ, किसके साथ, NH2OH, क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन आप लोगों को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें डिटेल में करवा चुका। NH2OH क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। कि जब मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करवाई तो मैंने क्या पाया कि इन दोनों की रिएक्शन करवाने से, इन दोनों की, ये फर्स्ट एविडेंस है, इन दोनों की रिएक्शन करवाने से यहाँ से क्या बनता है, ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है, ऑक्सिम। ऑक्सिम कब बनेगा, ऑक्सिम कब बनेगा, अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। कैसे, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप कैसे रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप ऐसे रिएक्ट करेगा, सी डबल बॉन्ड O, ये H है, ये आगे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सामने से क्या है, NH2OH है। ये रिएक्शन आप लोगों को पहले मैं बहुत बार करवा चुका। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है, और कैसे जुड़ जाता है, NOH। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सिम बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्सिम। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई गई NH2OH के साथ तो पाया गया कि वहाँ ऑक्सिम बन रहा है, और ऑक्सिम बनने का मतलब ये है कि उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये था फर्स्ट एविडेंस। सेकंड एविडेंस की बात करता हूं मैं। देखो सेकंड एविडेंस की बात करते हैं। सेकंड एविडेंस क्या था बेटे, सेकंड एविडेंस ये था कि जब उसकी रिएक्शन करवाई गई ब्रोमीन वाटर के साथ, जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, नॉट अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है,
तो वो कन्वर्ट कर देता है उसको ग्लूकोनिक एसिड में। देखो ये D प्लस ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन जब करवाई गई ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई तो क्या पाया गया, ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप का बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बाकी क्या बच गया बीच में, ये 4 कार्बन की चेन बच गई। ये देखो 4 कार्बन की चेन है ना, इस पे क्या आ रहा है HOH 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 HOH, तो वो कैसे लिखा जाएगा भाई CHOH, और कितने हैं ये 4। नेक्स्ट कार्बन पे क्या आएगा, नेक्स्ट कार्बन पे आएगा CH2OH। तो क्योंकि देखो वीक क्योंकि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक में, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक में, और अल्कोहलिक ग्रुप पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बना देता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे भी पता चलता है इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, लो इसको ध्यान से पढ़ना भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन समझो जरा। देखो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या पाया जाता है कि जो ये OH ग्रुप है ये रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और ये यहां से डिसोसिएट होता है। ध्यान से देखो क्या निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, एसीटेट ग्रुप निकलेगा, और एसीटेट आयन कंबाइन करेगा इसके H प्लस के साथ, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्या निकला, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकला। और जो ये ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, ये जाके हाइड्रोजन की जगह चिपक जाएगा। तो देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, एंड व्हाट विल बी द सिचुएशन एट सेकंड कार्बन, HOC डबल बॉन्ड O CH3। थर्ड कार्बन के ऊपर भी यही होगा, थर्ड कार्बन के ऊपर भी यही होगा, OH की जगह क्या आ जाएगा, H की जगह आएगा O और C डबल बॉन्ड O CH3, H एज इट इज रहेगा। फोर्थ कार्बन पे यही सिचुएशन होगी बेटे, फोर्थ पे क्या आएगा O C डबल बॉन्ड O CH3, फिफ्थ पे यही होगा HO C डबल बॉन्ड O CH3, सिक्स्थ पे भी यही होगा, सिक्स्थ पे भी यही होगा। सिक्स्थ पे भी तो OH ग्रुप है कि नहीं है, अरे सिक्स्थ पे भी OH ग्रुप है, तो इस पे भी क्या होगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। अब एक चीज देखना ध्यान से, कितने C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप आके अटैच हुए, 1 2 3 4 5, तो यहां से इसके 5 मॉलिक्यूल लगेंगे, 5 मॉलिक्यूल लगेंगे, और 5 OH ग्रुप में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कौन सा ग्रुप आके जुड़ रहा है, एसाइल ग्रुप आके जुड़ रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ रहा है, और 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इससे ये पता चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल यूज हुए, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल यूज हुए, तो इससे पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक एविडेंस था। नेक्स्ट एविडेंस की बात करता हूं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दूं, इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा देता हूं। लो भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले लिया, HNO3 ले लिया बेटे, तो एल्डिहाइड का एसिड बना देगा, एल्डिहाइड का भी एसिड बना देगा, और इस 1 डिग्री अल्कोहल का भी क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, और 4 कार्बन के ऊपर HOH 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 एज इट इज रहेंगे। तो क्या सिचुएशन होगी, COOH, और सेकंड कार्बन पे आएगा CHOH, कितने रहेंगे, ये 4 रहेंगे, और लास्ट कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, COOH, और इसका नाम क्या होगा, सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग जानते हो, और अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सैक्रिक एसिड। तो
इससे भी पता चलता है कि इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। देखना जरा ध्यान से, ये 1 डिग्री अल्कोहलिक है। ये कितने, देखो ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा वो आगे 2 कार्बन से। ये भी 2 डिग्री अल्कोहलिक है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहलिक है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहलिक है। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर एक तो 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये थे एविडेंस इन फेवर ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, ग्लूकोज की प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके थे। ग्लूकोज को बेटे हम लोग ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोला जाता है क्योंकि ये राइप ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, राइप ग्रेप्स में पाया जाता है। लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, इन लार्ज क्वांटिटी, लगभग 20% हम लोगों को वहाँ मिलता है। किसमें? राइप ग्रेप्स में। तो हम ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। लो जी, ठीक है, प्रिपरेशन हो गई। इसकी ओपन स्ट्रक्चर के एविडेंस में कुछ एक हम लोगों ने रिएक्शंस भी पढ़ ली। अब बात करते हैं इसकी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर की और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये बात पढ़नी है कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना, देखो भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की ऐसे लिखी जाती है। पहले एल्डिहाइडिक ग्रुप सेकंड कार्बन पे HOH रहता है। सर थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज करने को बोल रहे हो आप, OH आएगा। फोर्थ कार्बन पे HOH रहेगा, फिफ्थ कार्बन पे भी क्या रहेगा, HOH रहेगा, और सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दिस विल बी द सिचुएशन। अब क्या है कि जब इसकी रिएक्शन करवाई गई 2,4-DNP के साथ, 2,4-DNP के साथ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के सामने, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4-1-2-3-4 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, NH2, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है ना बच्चों, इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है ग्लूकोज के साथ, तो क्या पाया गया कि ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। हाइड्राजीन का हाइड्राजोन बन जाना चाहिए। हाइड्राजीन का क्या बन जाना चाहिए? हाइड्राजोन। यहां से ना ये निकल जाना चाहिए, ये वाटर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये इसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट तो है लेकिन वो ओपन चेन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं और बिजी है, कहीं ना कहीं क्लोज्ड चेन में वो अरेंज हो रहा है, ओपन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसलिए वो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी और इसी लिमिटेशन से फिर आगे इसकी क्लोज्ड स्ट्रक्चर को पढ़ा गया, इसी लिमिटेशन से पढ़ा गया इसकी क्लोज्ड स्ट्रक्चर को। तो देखो मैं अभी इसकी क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना क्लोज्ड कैसे बनेगी। लो ओपन लिख रहा हूं मैं, पहले कैसे है, C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड कार्बन HOH, थर्ड कार्बन है OHH, फोर्थ कार्बन है HOH और फिफ्थ कार्बन है HOH और सिक्स्थ कार्बन है CH2OH। ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन पे लोन पेयर। वैसे तो हर जगह रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको स्पेशली क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहीं से ही रिएक्शन होगी। अब D+ ग्लूकोज लिख दिया मैंने। लो, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यहां से अल्फा और बीटा फॉर्म में। किस में रहेगा? अल्फा और बीटा फॉर्म में। मैं बना रहा हूं अल्फा और बीटा फॉर्म। ध्यान से देखना क्या होगा, ये लोन पेयर ना अटैक करेगा इस कार्बन पे
ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ क्या रहेगा डेल माइनस डेल प्लस। आप लोगों को ये कहानी तो मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ा चुका कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कार्बन पे डेल प्लस रहेगा, ऑक्सीजन पे डेल माइनस रहेगा। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, और इस ऑक्सीजन पे अगर प्लस आएगा तो यहां से देखना जरा, इस ऑक्सीजन पे अगर प्लस आया ये लोन पेयर डोनेट करने की वजह से, तो प्लस आया तो यहां से क्या निकलेगा H प्लस, क्या निकलेगा H प्लस, और ये H प्लस जाके कहां जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये H प्लस जाके जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो अगर इस ऑक्सीजन पे माइनस आया और यहां से H प्लस जुड़ा तो क्या बन गया, ये OH बन गया। तो अब फर्स्ट कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं, फर्स्ट कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है OH और एक लगा हुआ है H। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गए ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे आया माइनस, माइनस आया यहां से H प्लस निकला, ये H प्लस जाके इस ऑक्सीजन माइनस पे जुड़ा, और ऑक्सीजन माइनस पे जुड़ा तो ऑक्सीजन माइनस ने H प्लस लिया तो OH आ गया, और OH को अभी फिलहाल मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। अब इस कार्बन पे एक तो इस फर्स्ट कार्बन पे एक तो OH ग्रुप है और एक H है, एक तो OH ग्रुप हो गया और एक H है, जो OH ग्रुप है उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। और अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड कार्बन की, तो सेकंड कार्बन की सेम सिचुएशन है, अभी भी सेकंड कार्बन की सेम सिचुएशन है, सेकंड की सेम सिचुएशन है। क्या सेम सिचुएशन है भाई बताओ, HOH, HOH है सर, क्या है H OH। थर्ड कार्बन की सिचुएशन क्या है OH H। फोर्थ कार्बन की सेम सिचुएशन है H OH। फिफ्थ कार्बन पे चेंज आया है सर, फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन ने ना फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया है, फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन ने ना फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया है, तो फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ का जो ऑक्सीजन है उसके बीच में ये बन गया बॉन्ड। देखो ध्यान से मैंने क्या किया है, रिंग बनाई है अभी मैंने। फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड बना है फर्स्ट कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ, तो ये फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और जो फिफ्थ है, फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड बना है फर्स्ट कार्बन के साथ। और फर्स्ट कार्बन पे एक OH ग्रुप आ गया, उसको मैंने अभी लेफ्ट में रखा है फिलहाल के लिए, और H तो राइट में था ही। और ये क्या है CH2OH, ये है CH2OH। ध्यान से देख लो एक बार इसको क्या किया मैंने, इस चीज को जरा ध्यान से देख लो एक बार। हाँ जी, तो देखो है क्या ये, फर्स्ट कार्बन पे OH H, बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर सेम है, बस फिफ्थ से ऑक्सीजन को जोड़ा है मैंने फर्स्ट कार्बन से। तो अगर फर्स्ट कार्बन पे OH आ जाता है, अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे OH को रख देता हूं लेफ्ट साइड में, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH आता है लेफ्ट साइड में तो उसको बोला जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये क्या बन गया, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ध्यान से देखो ये बन गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा फॉर्म बन गई। डी प्लस ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म बन गई, बीटा फॉर्म। डी प्लस ग्लूकोज था उसकी कौन सी फॉर्म बन गई, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा फॉर्म कब बोली जाएगी, अगर OH आ रहा है लेफ्ट में, अगर इस OH को मैं राइट में रख देता हूं तो बन जाएगी अल्फा फॉर्म। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस OH ग्रुप। और OH को अगर मैं राइट में रख देता हूं तो क्या होगा, ये बन जाएगी इसकी अल्फा फॉर्म। पहले कार्बन पे OH को राइट में रख दो भाई H, सेकंड कार्बन पे था ही HOH ऐसे था, थर्ड कार्बन पे कैसे था OH H था सर, फोर्थ पे कैसे था HOH है, फिफ्थ कार्बन पे देखना भाई, फिफ्थ पे कार्बन जुड़ेगा ऑक्सीजन कार्बन और ये क्या आएगा CH2OH। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो इसको क्या बोला जाएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ये क्या है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अगर OH आ गया पहले कार्बन पे राइट में तो बोला जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और अगर आ गया OH लेफ्ट में तो उसको बोला जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इनमें से ज्यादा फॉर्म कौन सी रहती है, 64% ये रहती है और 36% ये रहती है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है दोनों का, तो ये इसमें कन्वर्ट होती रहती है, ये इसमें कन्वर्ट होती रहती है, ये इसमें कन्वर्ट होती रहती है और ये इसमें कन्वर्ट होती रहती है। दिस इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ दीज फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टिबल विद ईच अदर। ठीक है ना,
तो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। और दूसरी बात ये है बच्चों, क्योंकि प्लस है दोनों में, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। क्या है? डेक्स्ट्रो। तो ये तो 1 डिग्री एंगल से रोटेट करती हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। अल्फा फॉर्म क्या करेगी कि अगर मैंने D प्लस ग्लूकोज ले लिया तो D प्लस ग्लूकोज, देखो मैंने एक ट्यूब के अंदर D प्लस ग्लूकोज ले लिया जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, और उस ट्यूब से अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट को पास करूंगा तो उसके अंदर अकेला D प्लस ग्लूकोज थोड़ा है, अल्फा भी है और बीटा फॉर्म भी है। क्योंकि अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म क्या कर रही है? प्लेन पोलराइज लाइट को उसके थ्रू पास होने के बाद राइट साइड में कितने एंगल से घुमा रही है? राइट साइड में कितने एंगल से घुमा रही है? ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म है, तो इससे लाइट पास होने के बाद ये कितने एंगल से घुमा रही है? 1 डिग्री से प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा रही है। लेकिन बीटा फॉर्म कितने से घुमा रही है? 19.2 डिग्री से घुमा रही है। ये घुमा रही है लेकिन कम घुमा रही है, कितना? 19.2 डिग्री से। ये 1 डिग्री से, ये 19.2 डिग्री से। बीटा भी राइट में घुमा रही है लेकिन 19.2 डिग्री से। लेकिन जब दोनों इक्विलिब्रियम में आती हैं, मतलब जब दोनों ये इस फॉर्म में रहता है, जब बेसिकली ग्लूकोज, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, तो जब दोनों का इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन घट जाता है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन घट के इसका स्पेसिफिक रोटेशन घट जाता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन घट जाता है कितने से? 1 डिग्री से 52.4 डिग्री समथिंग है कुछ एग्जैक्ट वैल्यू, 52.5 डिग्री, सॉरी 52.5 डिग्री, ठीक है। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, अल्फा फॉर्म का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो घट जाता है 1 डिग्री से 52.5 डिग्री, और बीटा फॉर्म का जो स्पेसिफिक रोटेशन है 19.2 डिग्री से वो बढ़ जाता है कहाँ तक? 52.5 डिग्री तक, ठीक है। तो अपने आप इस स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होना, किसी भी फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन में ये स्पॉन्टेनियस चेंज होना, अपने आप ये स्पॉन्टेनियस चेंज होना, इसको बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। क्या बोला जाता है? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है बच्चों। दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसको बोला जाएगा म्यूटा रोटेशन। स्पॉन्टेनियस चेंज होना ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर, इस स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर अपने आप ये चेंज हो जाना, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 111 से घटकर 52.5 डिग्री रह जाएगा और इसका बढ़ के 52.5 डिग्री रह जाएगा। एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर आ जाएगा जिसका एक फिक्स स्पेसिफिक रोटेशन होगा जो कि कितना होगा? 52.5 डिग्री। इसका घटेगा, घट के 52.5 डिग्री तक पहुंचेगा और इसका बढ़ेगा 19.2 डिग्री से 52.5 डिग्री तक पहुंचेगा। दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो कई बार म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है पेपर में। तो ये तो था इनकी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, एक सवाल अगर आपके दिमाग में उठा हो तो मैं उसको क्लियर करता हूं कि सर 5th कार्बन से ही अटैक क्यों हुआ? 5th कार्बन से ही अटैक क्यों हुआ? 4th पे भी तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे कि नहीं? 4th पे भी तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे, 3rd पे भी थे, 2nd पे भी थे, 5th कार्बन के ऑक्सीजन ने ही क्यों अटैक किया? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब इसकी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर को पढ़ा गया तो वो पाया गया कि वो 6 मेंबर्ड बन रही है। कि जब इसकी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर को पढ़ा गया, ग्लूकोज की जब क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर को पढ़ा गया तो वो पाया गया कि वो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन रही है। और 6 मेंबर सिर्फ तभी बन सकती है अगर 5वें कार्बन के ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है। देख लो 6 मेंबर बन रही है कि नहीं? 1 2 3 4 5 और छठा ऑक्सीजन, 6 मेंबर है ये। 1 2 3 4 5 और 6 क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये 6 मेंबर्ड बन रही है। अगर आप 4th कार्बन के ऑक्सीजन से करवाओगे ना तो 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन होगा तो 5 मेंबर्ड बनेगी। 6 मेंबर्ड रिंग सिर्फ तभी बनेगी अगर वो 5th कार्बन के ऑक्सीजन से अटैक होगा। तो 5th कार्बन के ऑक्सीजन से अटैक हुआ तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर विल बी दिस ऑक्सीजन। तो ये बनेगी 6 मेंबर्ड रिंग। और क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग रिजेंबल कर रही है किसके साथ? पाइरेन के साथ। ये होता है पाइरेन जिसका एक मेंबर रहता है ऑक्सीजन एटम। पाइरेन कुछ ऐसे होता है। तो क्योंकि जो ये 6 मेंबर रिंग बन के आएगी वो इस पाइरेन के साथ रिजेंबल कर रही है, क्योंकि वो इस पाइरेन के साथ रिजेंबल कर रही है तो इसको मैं बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल सकता हूँ। ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज।
पाइरेन ये है 6 मेंबर रिंग को, इस 6 मेंबर रिंग को पाइरेन बोलता हूं क्योंकि, और इसको भी मैं बोल सकता हूं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज क्यों बोला मैंने, पाइरेनोज क्यों बोला, क्योंकि जो 6 मेंबर रिंग बन के आ रही है वो पाइरेन के साथ रिजेंबल कर रही है, पाइरेन के साथ रिजेंबल कर रही है। तो इनको हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज क्योंकि पाइरेन के साथ रिजेंबल कर रही है, और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज भी बोल सकते हैं। अब देखो मैं बना रहा हूं यहाँ पे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वहां से ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला अल्फा फॉर्म का और बीटा फॉर्म का दोनों का बना रहा हूँ। अल्फा फॉर्म का कैसे बनाया जाएगा पहले वो देख लो। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैं अभी अल्फा का बना रहा हूँ, फिर बीटा का बना लेंगे। बीटा वो साइड में लिखी हुई है, अभी मैं अल्फा का बना रहा हूँ। अल्फा का कैसे लिखा जाएगा, एक 6 मेंबर रिंग बनाओ बेटे यूं, बिल्कुल जैसे साइक्लोहेक्सेन खींचते हो, बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन बनाओ, और साइक्लोहेक्सेन में ना एक कार्बन की जगह एक ऑक्सीजन लगा दो। साइक्लोहेक्सेन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन की जगह एक ऑक्सीजन लगा दो बस, और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन है, और ये फिफ्थ कार्बन है। समझ रहे हो। फर्स्ट कार्बन के ऊपर HOH देखो, जो ग्रुप लगे हुए ना राइट साइड में, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते टाइम क्या करना है, जो ग्रुप राइट साइड में लिखे हुए हैं उनको ऊपर लिख दो, उनको ऊपर लिखो, ऊपर की साइड, और जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं उनको सॉरी जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं उनको ऊपर लिख दो, और जो राइट में लिखे हुए हैं उनको नीचे लिख दो। उल्टा बोल रहा हूं मैं, सॉरी। जो लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में उनको ऊपर लिखो, और जो राइट साइड में लिखे हुए हैं उन सभी के सभी ग्रुप्स को हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो जो H है, H ऊपर आएगा, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। OH राइट में लिखा हुआ है तो OH कहाँ चला जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। सेकंड कार्बन पे देखना, सेकंड पे भी HOH आएगा। थर्ड कार्बन पे उल्टा हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे पोजीशन आएगी OHH। फोर्थ कार्बन पे क्या पोजीशन जाएगी भाई, HOH जाएगी। और फिफ्थ कार्बन पे देखना क्या पोजीशन होगी, फिफ्थ देखो, फिफ्थ कार्बन पे जो ये है CH2OH, इस ग्रुप को हमेशा ऊपर रखना है आप लोगों को, तो इसको हमेशा ऊपर ही रखना है CH2OH, और H कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये बनेगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। देखो कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अरे 6 कौन सा, ऑक्सीजन, नॉट दिस, ये 6th कार्बन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। 1 2 3 4 5 और 6, छठा मेंबर ये ऑक्सीजन होगा, तो इसको बोला जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब मैं बीटा फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, इसी से बना देता हूँ मैं बीटा फॉर्म। देखो चलो मैं दोबारा करता हूँ। अल्फा फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे, मैं बीटा फॉर्म दोबारा बना देता हूँ। देखो बीटा ऐसे, साइक्लोहेक्सेन खींचो बेटे, बिल्कुल वही काम। ये फर्स्ट कार्बन, देखो एक बार जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट है और ये फिफ्थ होगा। फिर ये फर्स्ट है, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट से, और किससे जुड़ा हुआ है, फिफ्थ से, फिफ्थ कार्बन से। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये फिफ्थ कार्बन है फिफ्थ कार्बन पे। अब मैंने बोला जो लेफ्ट में है उनको ऊपर रख दो, OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। राइट में है जो उसको नीचे रख दो, तो H ऊपर आएगा सेकंड कार्बन पे, OH नीचे आएगा। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। फोर्थ कार्बन पे H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा। और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा। सीधी सी बात है। और ये क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ कार्बन होगा एंड इट विल बी सिक्स्थ कार्बन। सो इफ वी आर ऑब्जर्विंग दिस रिंग, तो क्या सिचुएशन है देखना जरा, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिक्स्थ मेंबर क्या है, अरे सिक्स्थ मेंबर क्या है, ऑक्सीजन है। कौन सी फॉर्म है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये बन गया इसका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई बच्चों, बड़ा ही सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये था बीटा। अब चलते हैं, देखो ये हो गया ग्लूकोज खत्म।
फ्रक्टोज पढ़ते हैं, फ्रक्टोज। सच एक डेफिनेशन एनोमर्स की भी रह जाती है बेटे। एनोमर्स, एनोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट के विद रिस्पेक्ट एक दूसरे से अलग अलग होंगे। क्योंकि अल्फा फॉर्म में क्या था? अल्फा फॉर्म में OH कहाँ था? राइट में, और H कहाँ था? लेफ्ट में, याद है? और बीटा फॉर्म में क्या था? OH लेफ्ट में और H राइट में। बाकी सारा सब सेम था, देखना आप ध्यान से, बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर सेम थी। अल्फा फॉर्म थी जो ग्लूकोज की, उसमें OH राइट में था, और जो बीटा फॉर्म थी उसमें OH कहाँ था? लेफ्ट में था। तो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे जो आइसोमर सिर्फ फर्स्ट कार्बन के विद रिस्पेक्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं, फर्स्ट कार्बन पे ग्रुप्स की पोजीशन के विद रिस्पेक्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं, जो आइसोमर सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे ग्रुप की पोजीशंस के विद रिस्पेक्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनको बोला जाता है एनोमर। उनको बोला जाता है एनोमर। तो ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज के एक दूसरे के क्या हैं? एनोमर्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे ग्रुप्स की पोजीशन के विद रिस्पेक्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो दीज आर कॉल्ड एनोमर्स। दीज आर कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर की डेफिनेशन है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, देख लेना एक बार, आपके नोट्स के अंदर सब डिटेल में लिखा हुआ है बेटे। आगे चलते हैं फ्रक्टोज की तरफ। फ्रक्टोज देखो, फ्रक्टोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6, बिल्कुल वही चीज़ है। सबसे पहले मैं इसके प्रिपरेशन की रिएक्शन लिख रहा हूँ। प्रिपरेशन कैसे? वही सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दो। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर देता हूँ तो ये टूट जाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है? C6H12O6। तो ये फ्रक्टोज की प्रिपरेशन हो गई। ये प्रिपरेशन हो गई फ्रक्टोज की, ठीक है जी। अब मैं फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, और फिर ओपन को कन्वर्ट करेंगे क्लोज में, और देन हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। देखो जरा फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाएगी? CH2OH, पहला कार्बन ये रहता है। वहां पे जब मैं ग्लूकोज की बात कर रहा था तो फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडिक था, यहाँ फर्स्ट कार्बन एल्कोहलिक है बेटे, याद रखना, एल्कोहलिक। सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक C डबल बॉन्ड O, और थर्ड कार्बन पे सेम वैसे ही है जैसे ग्लूकोज है। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में था, H राइट में था ग्लूकोज में, तो फ्रक्टोज में भी यही है। फोर्थ पे भी सेम वैसे ही जैसे ग्लूकोज में था, HOH। फिफ्थ पे वही जो ग्लूकोज में था, HOH। सिक्स्थ पे वही जो ग्लूकोज में था, CH2OH। बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर सेम है। पहले और दूसरे कार्बन पे चेंज है। पहले कार्बन पे CH2OH आएगा, दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा। और देखो 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 देखो, यहां से देख के कुछ पता चल रहा है? पहले कार्बन से लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन के ऊपर अगर OH राइट में जा रहा है तो ये क्या है? D फ्रक्टोज है, और D माइनस फ्रक्टोज है। ये क्या है? D माइनस फ्रक्टोज। माइनस किस चीज को दिखा रहा है? कि प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट करेगा? लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। मतलब ये क्या है? लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल वही अटैक कहाँ से करवाओगे? फिफ्थ कार्बन से, लेकिन अब की बार सेकेंड कार्बन पे अटैक होगा, फर्स्ट पे नहीं। कीटोनिक ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन पे। तो ये इसका लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे यहाँ। ऑक्सीजन पे प्लस आया, यहाँ से H प्लस निकलेगा। इस ऑक्सीजन पे माइनस आया, तो इस ऑक्सीजन माइनस के साथ
H प्लस जाके जुड़ेगा, OH बन जाएगा। तो सेकंड कार्बन पे एक तो OH ग्रुप है और एक है CH2OH ग्रुप। एक तो OH ग्रुप है बेटे और एक क्या है CH2OH। सेकंड कार्बन के ऊपर एक तो OH ग्रुप है, एक क्या है CH2OH है, CH2OH है और ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा सेकंड कार्बन के साथ। तो इसकी मैं अल्फा और बीटा फॉर्म लिखने जा रहा हूं, अभी ध्यान से देखो। OH को अगर मैं राइट में रखता हूं तो कौन सी फॉर्म बन जाती है, बीटा। तो रख लो। ऑक्सीजन पे माइनस आया ना, अरे ये यहां जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस, ये H प्लस लिया, OH बनेगा। तो इस कार्बन पे एक तो OH है और एक ये पूरा का पूरा ये ग्रुप है। सेकंड कार्बन के ऊपर ध्यान से देखो, एक तो OH है और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप है। OH को अभी मैं राइट में रख रहा हूं, लेफ्ट में रख रहा हूं, सॉरी लेफ्ट में रख दिया सेकंड कार्बन पे। OH को मैंने लेफ्ट में रख दिया सेकंड कार्बन पे और ये ग्रुप को कहां जाएगा फिर, ये राइट में जाएगा, CH2OH। समझ में आई बात मैंने क्या किया है। ये फर्स्ट कार्बन है बेटे और ये कौन सा है, सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन के ऊपर OH को मैंने लेफ्ट में रख दिया, बाकी सारा यू का यू बना दो। थर्ड कार्बन पे क्या आएगा, OHH। फोर्थ पे क्या आएगा, HOH। फिफ्थ से जुड़ा है कौन, सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन किससे जुड़ा है, फिफ्थ से जुड़ा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है, CH2OH, ये सिक्स्थ है। लो जी, तो ये तो है D माइनस फ्रक्टोज और ये क्या है, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। ये है बीटा D माइनस फ्रक्टोज। दिस इज बीटा D माइनस फ्रक्टोज, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, और अल्फा फॉर्म बना दें अभी इसकी, अल्फा बना देना। अल्फा कैसे बनेगी याद है, OH को कहाँ रख दो, राइट में रख दो, बस अल्फा फॉर्म बन जाएगी। तो सेकंड कार्बन के ऊपर इस OH को मैंने राइट में रख दिया और यहाँ क्या आ गया, CH2OH आ गया, CH2OH। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड कार्बन है, याद रखना। थर्ड पे OHH था, फोर्थ कार्बन पे क्या था भाई, HOH था, फिफ्थ कार्बन पे है H और यहाँ से क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया और ये इसके साथ जुड़ गया और ये आ गया सिक्स्थ कार्बन CH2OH। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। तो ये तो हो गया बीटा D माइनस फ्रक्टोज और इसको क्या बोला जाएगा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ये हो गया अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। ये है बीटा D माइनस फ्रक्टोज। OH कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में, और OH जा रहा है यहाँ राइट में। तो ये अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। कितने मेंबर रिंग बन रही है जरा ध्यान से देखो। ये कार्बन रिंग में काउंट नहीं करना बेटे, कहीं इस कार्बन को रिंग में काउंट कर लो। रिंग के अंदर ये कार्बन है, 1 2 3 4 5। रिपीट करूं, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ द रिंग इज दिस ऑक्सीजन। यहाँ इधर आओ, 1 2 3 4 5, वहाँ ये ऑक्सीजन, ये मेंबर है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना देते हैं बस। अब इसका कुछ भी तो नहीं बचा। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अल्फा और बीटा फॉर्म का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं अल्फा फॉर्म का, क्योंकि ये रिजेंबल करता है फ्यूरेन से। जो रिंग आएगी ना अभी, ये 5 मेंबर जो रिंग आई है, ये किससे रिजेंबल करती है, फ्यूरेन से। तो फ्यूरेनोज बोलूंगा उसको मैं, फ्यूरेन। 5 मेंबर रिंग होती है फ्यूरेन, जिसमें एक मेंबर क्या होता है, ऑक्सीजन, 4 मेंबर होते हैं कार्बन। तो ये फ्यूरेन से रिजेंबल करती है, इसलिए जो ये 5 मेंबर रिंग बन के आएगी इसको फ्यूरेनोज बोलूंगा। क्या बोलूंगा, फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। देखो जरा ध्यान से क्या है, लो भाई बनाओ। कैसे बनानी है 5 मेंबर्ड रिंग, कैसे बनानी है, यूं, और ये बड़ा आसान है, कुछ भी तो नहीं करना बेटे। लो रुको, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। लो सीधा यू खींचना। तो देखो ऑक्सीजन किस किस से जुड़ा हुआ है, फिफ्थ से, सेकंड से। ऑक्सीजन फिफ्थ से, सेकंड से, ऑक्सीजन सेकंड कार्बन से और फिफ्थ कार्बन से। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो सेकंड होगा और ये कौन सा होगा, फिफ्थ होगा। सेकंड है ये और सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये कौन सा है, फिफ्थ है। ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। और सेकंड कार्बन के ऊपर ग्रुप्स की पोजीशन को जरा ध्यान से देखो। सेकंड कार्बन के ऊपर ग्रुप्स की पोजीशन को जरा ध्यान से देखो। CH2OH है लेफ्ट, तो CH2OH चला जाएगा ऊपर, CH2OH चला जाएगा ऊपर, और इस सेकंड कार्बन पे जो OH है वो आ जाएगा नीचे, वो आ जाएगा नीचे। तो ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है जी, आगे देखो थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन के ऊपर क्या सिचुएशन है भाई,
थर्ड कार्बन के ऊपर OH आएगा ऊपर, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर आएगा, H कहाँ आएगा, नीचे आएगा, H नीचे आएगा। फोर्थ कार्बन पे HOH आ जाएगा, फोर्थ कार्बन पे HOH आ गया। फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर आ जाएगा, फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका कि जो CH2OH ग्रुप है उसको ऊपर रखना है और H को नीचे रखना है। CH2OH ग्रुप को ऊपर रखना है और H को नीचे रखना है। इसको बोला जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, क्योंकि ये फ्यूरेन के साथ रिजेंबल कर रही है, तो इसको बोला जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, सेकंड कार्बन के ऊपर जो आ रहा है CH2OH ग्रुप उसको ऊपर रखना है, OH को नीचे रखना है, ठीक है जी। थर्ड कार्बन पे क्या सिचुएशन रहेगी, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर और H नीचे। फिफ्थ ये कौन सा होगा, सिक्स्थ कार्बन होगा, ये कौन सा होगा, सिक्स्थ कार्बन होगा, ठीक है। ये है अल्फा डी प्लस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब मैं बना रहा हूँ बीटा, सॉरी डी प्लस नहीं डी माइनस, अब मैं बना रहा हूँ बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। बीटा डी माइनस कैसे बनेगा, वही बनाओ एक 5 मेंबर रिंग, यह है सेकंड, यह है फिफ्थ, सेकंड कार्बन पे OH ऊपर और CH2OH नीचे, ठीक है। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर, CH2OH ऊपर और H नीचे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। इसको बोला जाएगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, 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 लो जी, ठीक है। बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, जो लेफ्ट में उनको ऊपर, जो राइट में उनको नीचे, और जो फिफ्थ कार्बन पे CH2OH है उसको ऊपर रखना है और H को नीचे रखना है, तो ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है भाई बच्चों। ये इसके साथ आप लोगों का ख़त्म हो गया कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन आप लोगों को ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो बच्चों पढ़ते रहो, और जो PDF आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब बायोमोलिक्यूल्स की जो PDF आप लोगों के पास भेजी हुई है उसका प्रिंट निकलवा लो। कोई डाउट होता है तो आप डाउट पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।